स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप इस वीडियो पर अगर क्लिक किए हैं HIV को समझने के लिए, एड्स को समझने के लिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप देख सकते हैं। कंप्लीट हम इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम के बिहाफ पे आपको क्या सवाल इसमें से बन सकता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या फिर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसमें हम समझेंगे HIV एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है, इसका कैसा प्रोटेक्शन है, ठीक है, कैसे ये रेप्लिकेट करता है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसमें क्या क्या अपन करवाते हैं, क्या लक्षण है, सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो रेट्रोवायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। रेट्रोवायरस के साथ साथ HIV और एड्स को भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है रेट्रोवायरस, ठीक। तो जब हम रेट्रोवायरस की बात करते हैं तो रेट्रोवायरस एक्चुअली में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। इसके पास क्या होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें होता है। और ये कॉज करता है क्या, आपको कॉज करेगा कैंसर या ट्यूमर भी कॉज करता है, ये आपको याद रखना है ना। कई बार एग्जाम में पूछा, रेट्रोवायरस की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको ट्यूमर भी कॉज कर सकता है। और इसके अंदर जो है आपको एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या है भाई, है जी, एंजाइम का नाम बता दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं इसको, ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। ट्रांसक्रिप्टेज क्यों बोलते हैं आपको समझ में आना चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसको बोलेंगे, RNA से DNA में जब परिवर्तन होता है ना, RNA से जब ये DNA में इसको कन्वर्ट किया जाता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, RNA वायरस को DNA में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जा करके हमें इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगा, किसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। नहीं तो अगर DNA से RNA में परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें ज़रूरत पड़ता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, है ना। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल है, दैट्स इट। चलिए, अब इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है ना, तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें होगा। तो नॉर्मल अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये मॉर्फोलॉजी का, तो ये आपको दिखेगा कैसा, स्फेरिकल, है ना। ये कैसा दिखेगा भाई, आपको स्फेरिकल दिखेगा और इसका 100 नैनोमीटर, ठीक। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, शॉर्ट में मैं रिवीजन इसको करा रहा हूँ ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रेट्रोवायरस के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम HIV पे चलते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कौन सा, HIV, है ना। कौन सा है भाई, HIV, इसी का एग्जाम्पल है, इसलिए हम इस पे आए हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन्कोवायरस, है ना। कौन सा, ऑन्कोवायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है भाई आपका, एक है HIV और एक है ऑन्कोवायरस। HIV आपको क्या कॉज करेगा भाई, एड्स, है ना, जिसको आप क्या बोल देते हो, एड्स, ठीक है। ऑन्कोवायरस नाम से स्पष्ट है, ये कैंसर कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा भाई, कैंसर, है ना, ये आपको कॉज करेगा कैंसर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं HIV या एड्स के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म सब लोगों को पता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप एड्स को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इनका फुल फॉर्म वगैरह तो आप लोगों को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है ना। ये आपका होता है होस्ट डिपेंडेंट। कैसा होता है भाई, होस्ट डिपेंडेंट, ये इसकी हम बात करेंगे। तो इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए, किसको, HIV को, समझ में आ रहा है। और ये आपको कॉज करेगा किस में, ह्यूमन में, ठीक है। ये जो है ह्यूमन बीइंग में डिसीज कॉज करेगा, ह्यूमन बीइंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों करता है, उसके पीछे कारण क्या है अभी हम बात करेंगे। बाकी अदर में क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी क्या कारण है वो भी हम बात करेंगे। सिंपल है। और ये होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता है, सिंपल है ना। और बाकी चीज़ों में भी ये ह्यूमन के अलावा भी बाकी चीज़ों में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ऑन्कोवायरस जो होता है, रोडेंट हो गया, है ना, फॉल हो गया, इनमें ये कॉज कर सकता है ऑन्कोवायरस के। तो ये मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखेंगे या बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा क्या है, HIV, है ना। तो समझ में आ गया कि भाई रेट्रोवायरस का ही एग्जाम्पल आपका HIV है, ठीक है। अब जो है हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि HIV होता क्या है। देखो, HIV का फुल फॉर्म अगर आप बात करोगे तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मैंने आपको बता ही दिया है। और H से आप बोल सकते हो कि इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन बीइंग,
है ना। आप कमेंट्स करके बता सकते हो जिनको हिंट मिल रहा है कि भाई ये ह्यूमन बीइंग में ही इन्फेक्ट कॉज क्यों करता है ना। जहाँ पर ये अटैक करेगा मेन रीज़न वही है कि वो ह्यूमन में पाया जाता है। HIV कहाँ पर अटैक करता है उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। आई की अगर हम बात करेंगे तो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है समझने के लिए आपको। HIV ये आपको इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, बिल्कुल वीक कर देता है। ठीक है, क्योंकि अटैक ही आपके इम्यून सिस्टम पे कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से CD4 मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो CD4 होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये अटैक करता है और ये आपके ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, और आपका रिस्क जो होता है इन्फेक्शन का उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपका ह्यूमन का इम्यून सिस्टम जैसे WBC है, WBC आपका क्या है, रोगों से लड़ने के लिए कैपेबल होता है, ये आपका सोल्जर है आपके बॉडी का। तो अगर WBC को ही ये कमज़ोर कर देगा या इसी को घायल कर देगा, ठीक है, तो आपके पास दूसरा इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे TB का इन्फेक्शन है, बहुत आसानी से हो जाएगा कि रिस्क बढ़ गया ना आपका। ठीक है, लड़ने की क्षमता आपकी कम हो गई शरीर की, तो दूसरा बीमारी आसानी से आपको हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये आपका इन्फेक्शन कॉज जल्दी हो जाएगा, दूसरा इन्फेक्शन। V से अगर आप बात करोगे, वायरस दैट अटैक बॉडी एंड फाइनली किल द बॉडी इम्यून सिस्टम, है ना। और फाइनली जो है ये वायरस क्या करता है, आपके बॉडी में अटैक करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, चलिए भाई क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लासिफिकेशन। फैमिली इसका कौन सा है, रेट्रोवर्डी है। सब फैमिली इसका ऑर्थ्रोड, है ना, रेट्रोवेरेनी। उसके बाद आपका जीनस कई बार पूछता है, याद रखना, लेंटिवायरस, है ना, इसका जीनस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप याद रख लेना। स्पीसीज इसका HIV1 और HIV2 दो होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछेगा तो ये आप याद रखना। HIV1 जो होता है ये ज़्यादातर हार्मफुल होता है HIV2 की अपेक्षा, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, आइसोलेटेड अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेगा। और आपका HIV2 जो है ये वेस्ट अफ्रीका लेस विलेंट होता है एंड नॉट स्प्रेड एज वाइडली रैपिडली एज HIV1। ठीक है, बात कर ही चुका, लेस विलेंट होता है और स्प्रेड भी बहुत धीरे गति से होगा HIV1 की अपेक्षा। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये आप याद रख लेना। हो सकता है कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सके, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री की बात ऐसी है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हिस्ट्री कई बार एग्जाम में पूछता है, इंट्रोडक्शन उसी को हम इसको कवर कर देते हैं। तो HIV जो है फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था 1981। थोड़ा सा आपको बोरियत क्लास लगेगा क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ और समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा सब्र के साथ पढ़िएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, आराम से सुकून से टाइम निकाल करके पढ़िए किसी भी चीज़ को, तो समझने में ज़्यादा आसान होता है और आपको एडवांस चीज़ें भी सीखने को मिल जाता है। USA अमॉन्ग होमोसेक्सुअल का मतलब समझ में आता है कि मेल अगर सेक्स करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। और 1983 में ये देखने को मिलता था, फ्रेंच में इन्वेस्टिगेटर नेम्ड इसको दिया गया था LAV। कई बार एग्जाम में आपको पूछेगा, फर्स्ट जो है इसका नाम क्या था, LAV, है ना। तो ये आप याद रखना, लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस इसका फुल फॉर्म है। 1984 में वायरस को आइसोलेट किया गया था। कैलो एंड को वर्कर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट में, इसका नाम क्या दिया गया था, T सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस, है ना, HTLV3। ये भी आप याद रखना। थाईलैंड वाज फर्स्ट सेंचुरी सीयर टू रिपोर्ट किया गया था इसमें एड्स को, एंड 1884 में। और 1986 में जो है न्यू स्ट्रेन HIV का देखने को मिला था वेस्ट अफ्रीका पेशेंट में, एड्स विच इज़ कॉल्ड HIV2, है ना। तो इस तरीके से इसका हिस्ट्री चल रहा है। इन मई 1986 में जो है इंटरनेशनल कमेटी टॉक्सोनॉमी में जो है इसका नाम दिया गया था और कहा गया था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, और अभी तक जो है इसका आइडेंटिफिकेशन HIV और एड्स के नाम से जो है पूरे वर्ल्ड वाइड ये दुनिया में जाना जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा शॉर्ट में हिस्ट्री है, ये आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्ट्रक्चर, ध्यान से पढ़िएगा, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, यही आपके काम आने वाला है। अब देखो समझते चलो, सबसे ऊपर से चलेंगे, ये वाला जो आपको लेयर देखने को मिल रहा है ना, ये वाला जो लेयर देखने को मिल रहा है ऊपर वाला, ये फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, HIV इनक्लोज विथ कोट कॉल्ड वायरल एनवलप, जिसको हम बोलते हैं वायरल एनवलप। वायरस के मैंने क्लास में आपको डिटेल में बता दिया था उसके स्ट्रक्चर को, तो इसमें आसानी होगा आपको समझने के लिए, नहीं देखा होगा तो वीडियो देख लेना आप। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये आपका वायरल एनवलप है बाहर का, है ना। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है भाई, एनवलप पोसेस लिटिल स्पाइक्स, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है ये, है ना, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है ये 72 नंबर में होते हैं
और स्पाइक मेड अप ऑफ प्रोटीन GP120 एंड GP41। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है GP120 जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है ना, यही है जो आपके CD4 सेल में जाकर के क्या होगा, रिसेप्टर है ये, वहाँ जाकर के अटैच होगा, ये जो आपका इम्यून सिस्टम का, अभी हम उसको समझेंगे CD4 होता क्या है, वहाँ जाकर के ये क्या करेगा, अटैच होगा। उसके बाद ही अपना प्रोसेसिंग, अपना जो खेल है वहाँ से चालू करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा हो गया, GP120 जो यहाँ पर प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रहा है। नीचे अब यहाँ पर आ जाओ, ये ऊपर का हमने कवर देख लिया, एनवलप है, उसके बाद यहाँ पर स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब जब आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको एक लेयर और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है ना। यहाँ पर प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है मिलकर बनता है, इसका नाम क्या है, P17 है ना, मैट्रिक्स प्रोटीन इसको बोलते हैं। तो ये P17 जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ये लेबल किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर जो है अनदर लेयर होता है प्रोटीन P24 का, फॉर्मिंग वायरल कोर या कैप्सिड जिसको बोलेंगे, है ना। तो कई बार एग्जाम में ये सब चीज़ें भाई पूछे जा सकते हैं, वायरल कोर या कैप्सिड में जो है कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, P24 होता है या P120, GP120, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा है ये येलो कलर का P24। ओके, बुलेट शेप का होता है, इस तरीके से आप याद रखना। आपको कई बार डेफिनेशन में इस तरीके से पूरा दे देगा और आपको नाम पूछेगा इसको कहा क्या जाता है, तो कैप्सिड कहा जाता है ना। बुलेट शेप का जो है यूजुअली देखने को मिलता है P24, जिसमें वायरल कोर होता है, प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, तो ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर चले जाइए, इनसाइड द कोर 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि आपके HIV के रेप्लिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहले तो मैंने बात कर लिया था रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको देखने को मिलेगा P64, है ना। और उसके बाद इंटीग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटीएज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे के सारे जो है एंजाइम तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसके, रेप्लिकेशन में। भाई जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ये अपना बढ़ाएगा कैसे, है ना, संतान, क्योंकि ये वायरस यहाँ पर CD4 अभी लाइफ साइकिल देखेंगे, ये जाकर के यहाँ चिपकेगा, उसके बाद अपना विभाजन भी तो करेगा, है ना, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 4 होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे वायरसेस के। तो होता कैसे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इंटीग्रेस, है ना, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सारे के सारे एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि HIV वायरस के रेप्लिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है या एंजाइम का होना जरूरी है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ आ गया, एग्जाम के बिहाफ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इनसाइड द कोर HIV जीनोम जो है प्रेजेंट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 जो है आपको सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिल रहा है। क्लियर है भाई, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका HIV का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया, आप आराम से डायग्राम बना भी सकते हो अगर आपको एग्जाम में बनाने को कहा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वायरस हैज़ बीन फाउंड ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन जो आपको देखने को मिलेगा ये ब्लड में, सीमेन में और CSF में। क्लियर, ब्लड के थ्रू मोस्ट कॉमनली फैल सकता है, सीमेन के थ्रू ये तो है ही, है ना, और CSF, यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोअर कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है सलाइवा में, टीयर्स में, है ना, ब्रेस्ट मिल्क में, यूरिन में, सर्वाइकल एंड वेजाइनल सीक्रेशन जो होगा उसमें आपको देखने को मिल सकता है इसका कंसंट्रेशन लोअर। ठीक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ब्लड, सीमन, CSF। टू डेट ओनली ब्लड एंड सीमन हैव बीन कॉन्क्लूसिवली शोन टू ट्रांसमिट द वायरस। अभी तक ये देखा गया है कि ब्लड और सीमेन जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं HIV को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए। हाँ, सबसे ज़्यादा कारण जो देखा गया है या तो ब्लड है या तो सीमेन है। ठीक है, सीमेन में क्या है, सेक्स आ जाएगा। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड नीडल्स जो भी कह सकते हो आप, ब्लड अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया HIV इन्फेक्टेड तो आसानी से ये फैल सकता है वायरस। क्लियर है, तो ये कारण हो सकते हैं, इन माध्यमों से आपको HIV हो सकता है ना, गले लगने से, हाथ मिलने से, साथ खाना खाने से, ऐसे HIV नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। HIV जहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पर वो रहेगा,
क्योंकि हर कहीं HIV जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि CD4 पे ये अटैक करेगा, है ना, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ऐसा नहीं कि हर कहीं पर HIV आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। रिस्क ग्रुप HIV इन्फेक्शन का किसको ज़्यादातर होता है, ये तो रिसर्च का एक मुद्दा है, रिसर्च किया गया है जिसमें देखा गया है, पाया गया है। जैसे सेक्स वर्कर हो गए, है ना, या जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, जो ज़्यादातर ड्रग्स लेते हैं एक दूसरे का, है ना, इंजेक्शन यूज कर लिया। जो क्लाइंट होते हैं सेक्स वर्कर के, उनमें ज़्यादातर, है ना, लेबर हो गया, माइग्रेंट जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हो गए, MSM मेल सेक्स मेल, ठीक है, जो मेल और मेल आपस में सेक्स करते हैं, एनल सेक्स जिसको बोलते हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। उसके बाद पार्टनर्स, माइग्रेंट, हाउसवाइफ्स, ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन, इन सब में जो उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर ज़्यादातर इसके निशाने पे होते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है ना, कई बार गलतियाँ हो सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर को, क्योंकि ये ज़्यादातर क्लोज कांटेक्ट में अगर HIV के हैं पेशेंट के, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हो सकता है नीडल प्रिक हो गया, है ना, ये सारे कारण जो है इसके हो सकते हैं कि HIV इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। बाकी ये सब चीज़ें जो है रिसर्च के आधार पे इनको बताया गया है ना। अगला हम देखते हैं कि HIV ट्रांसमिटेड जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो HIV ट्रांसमिटेड होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर कोई है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर कोई कर रहा है, तो इसमें भी आप समझेंगे जो मैंने आपको बताया कि 10 टाइम हायर रिस्क होता है एनल सेक्स से, है ना, वेजाइनल और ओरल सेक्स जो है ज़्यादा आपका एनल सेक्स से 10 टाइम हायर रिस्क रहता है। तो ये आपको समझने वाली चीज़ है, ठीक है। बाकी वेजाइनल ओरल सेक्स इससे भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल, ध्यान रखना, मेल टू फीमेल इज मोर ट्वाइस, ठीक है, मेल से फीमेल में जो है ज़्यादा संभावना है ट्वाइस एज कंपेयर टू फीमेल टू मेल, है ना, फैलने में, कि फीमेल से मेल में फैलने में कम चांसेस है और ज़्यादा चांसेस किस में है, मेल से फीमेल में इस इन्फेक्शन को जाने में। मतलब सबसे ज़्यादा कारण अगर बोलेंगे तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, मेल, है ना। मेल ही है जो HIV को एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादातर फैला सकता है। ये अब देखो, है ना, ये पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कई बार होता है कि हर चीज़ के लिए आपको जो है क्या है, फीमेल को ब्लेम लगा दिया जाता है, फीमेल को ही सारा दोषी बना दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। कई बार बच्चा नहीं होता उसके पीछे, या लड़का नहीं हो रहा लड़की हो रही है, तो उसके पीछे हमेशा फीमेल को जिम्मेदारी ठहराया जाता है। ये जानकारी ना होने के कारण है, तो इस बात को अपने को समझना है, इसीलिए अपन सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर है, आगे चलते हैं। HIV ट्रांसमिटेड अगला है आपका थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, है ना। अगर इन्फेक्टेड ब्लड है, किसी को HIV का इन्फेक्शन है उसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी, और उसके निडल को आपने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, चाहे वो ड्रग्स ले रहे हों, है ना, कई सारे लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन, उसके थ्रू ये चला जाएगा दूसरे को। यूज ऑफ कंटामिनेटेड निडल एंड सिरिंज, अगर कोई कंटामिनेटेड निडल है, आपने HIV पेशेंट को जो है उस निडल से लगाया है और एक हेल्दी पर्सन को उसी निडल से आपने इंजेक्ट कर दिया है, तो आसानी से वायरस फैल सकता है। थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, है ना, आपने ब्लड कलेक्ट किया ब्लड बैंक में, और वो ब्लड को आपने किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया। आपने टेस्ट नहीं लगाया HIV का किसी कारणवश, है ना, और चढ़ा दिया। ऐसे वैसे आजकल नहीं होते हैं ये सारे केसेस, बहुत ही सावधानी पूर्वक ब्लड बैंक के अंदर काम किए जाते हैं, है ना। पूरे स्क्रीनिंग होते हैं, पूरे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं सारे डिसीजेस के, उसके बाद ही ये कहा जाता है कि ये ब्लड जो है किसी को चढ़ाने के लिए जो है तैयार है या रेडी है, ठीक है। तो आजकल ऐसा खतरा नहीं है, जो आम आदमी अगर देख रहे हो हमारी वीडियोस तो वो समझ सकते हैं इस बात को। अगला है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो है मदर से चाइल्ड में HIV वायरस को जाने में खतरा रहता है, ठीक है। अगर मदर को है HIV तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है ना, मदर से चाइल्ड में। मदर के अंदर बेबी अगर है ना, तो इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन या आदान प्रदान हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। अगर मदर को है इन्फेक्शन तो बेबी को भी हो सकता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये सब कारण है इसमें HIV के ट्रांसमिशन के।
अब देखो भाई पैथोजेनेसिस है ना, पैथोजेनेसिस मैं डिटेल में इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको इसमें लाइफ साइकिल बता दूंगा। देखो रिसेप्टर जो होता है वायरसेस के लिए वो होता है CD4 रिसेप्टर, मैंने पहले ही बता दिया था CD4 रिसेप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट। देयरफॉर वायरस में इन्फेक्टेड एनी सेल जिसके अंदर CD4 रिसेप्टर है सरफेस में, वो इसको इन्फेक्शन कर सकता है CD4। उसके लिए कौन है, GP120। मैंने बता दिया था कि आपको जो प्रोटीन देखने को मिलता है वायरस के अंदर, HIV के अंदर, वो कौन सा होता है, GP120। अभी डायग्राम की मदद से अपन समझेंगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। ये नोट्स आप चाहें तो मेरे को टेलीग्राम पे ये ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, है ना, ये डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, मोटा मोटा पॉइंट इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है देखो भाई इसमें क्या दिया है, चलिए, डबल स्टैंडर्ड DNA ट्रांसक्रिप्ट टू द वायरल DNA एंड इंटीग्रेटेड ऑफ जीनोम ऑफ ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं है, अगर लिखने को आएगा तब ये इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को, है ना, तो ज़्यादा हम डिटेल में इसको समझेंगे नहीं। चलिए इसको रहने देते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर है तो वो देख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग एंड वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV इन्फेक्शन का होता है बिकॉज ऑफ लिटेंसी, है ना, लेट के कारण। हाँ चलिए ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्यूबेशन पीरियड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। प्राइमरी पैथोजेनिक मैकेनिज्म अगर डैमेज होगा, ये T लिम्फोसाइट CD4 जिसको बोलेंगे, इसको भी अपन समझेंगे अभी। CD4 सेल डिक्रीज इन नंबर एंड रेशो CD4 ओवर CD8 इज रिवर्स्ड। CD4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको अफेक्ट ये करेगा, तो ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है भाई, तो याद तो रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें देख लेते हैं। देखो CD4 को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। WBC है ना, WBC को जब आप डिटेल में बात करते हो तो आपको यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट देखने को मिलता है। एक तो आपको न्यूट्रोफिल हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूँ समझ जाना, मोनोसाइट, है ना, उसके बाद लिम्फोसाइट, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, यूसिनोफिल, और उसके बाद आ जाता है आपका बेसोफिल। तो लिम्फोसाइट में जब हम देखते हैं तो लिम्फोसाइट में आपके B सेल, है ना, और एक क्या आता है, T सेल, राइट। T सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका CD4, ठीक है, और CD8। तो भैया CD4 जो है ये आपको, ये क्या है आपका, इंचार्ज ऑफ द आर्मी, है ना, हाँ ये आप याद रखिएगा। और जो आपका नेचुरल किलर सेल है या मैक्रोफेजेस B सेल के अंदर, ठीक है, और आपका डायरेक्ट जो है अटैक करेगा आपका कौन सा, HIV, वो कहाँ अटैक करेगा, CD4 पे, सिंपल, क्योंकि रिसेप्टर है उसका, तो वो ये इसी पे जा करके अटैक करेगा, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। बाइंड डायरेक्टली टू एंटीजन एंड किल आपका कौन सा है, CD8, ठीक है। तो ये सारे चीज़ कहाँ से जुड़े हैं, आपके WBC से लिंक्ड हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि WBC जो आपका रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, अगर उसी को ये HIV जा करके इन्फेक्ट कर दिया या अटैक करके उसी को ख़त्म कर दिया, है ना, या उसकी ताकत ही ख़त्म कर दिया, तो फिर बॉडी के अंदर सोल्जर रहेंगे क्या और लड़ेगा क्या। तो इतनी सी बात है, इसलिए ये ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। HIV इन्फेक्शन ख़तरनाक हो जाता है, कह सकते हो आप इसको, है ना। डेंजरस कैसे हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। तो ये इसका मेन रीजन है। उसके बाद इन्फेक्टेड CD4 सेल्स डू नॉट अपीयर रिलीज, चलिए ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के बिहाफ पे हो सकता है ना। मेजर डैमेज करता है आपके सेलुलर इम्यूनिटी को, हमने बता ही दिया है। सेलुलर इम्यूनिटी जो आपका है ना, आपके अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, उसको ही डैमेज कर देगा, और ह्यूमरल मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है। और पेशेंट्स आर अनेबल टू रिस्पॉन्स न्यू एंटीजन, है ना, तो न्यू एंटीजन के खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है कोई भी, अगर फॉरेन पार्टिकल्स आया तो। एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन इज द पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ B लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। बाकी और भी पैथोजेंस में बहुत सारे पैथोजेनेसिस हैं भाई। इसमें क्या है, हाइपर वाइग्लोबिनेमिया ये भी है, और क्या है इसमें देख लेते हैं। हाँ, मोनोसाइट मैक्रोफेज फंक्शंस अफेक्टेड होंगे इसमें, ये सारे तो होंगे या WBC के सारे चीज़ें इसमें अफेक्टेड होंगे। नेचुरल किलर सेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय HIV लीडिंग स्टेट इनेट इम्यूनिटी, है ना। ये सारे इम्यूनिटी के जितने रोल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का खास तौर पे,
तो वो सारे के सारे इसमें अफेक्टेड होंगे भाई। अगर HIV इन्फेक्शन हुआ है तो ये सारे के सारे जितने इम्यूनिटी से रिलेटेड आपके अंदर बॉडी के अंदर हैं जो काम करते हैं उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कमर तोड़ के रख देता है इम्यूनिटी का, सीधे तौर पे कह सकते हो HIV। सिंपल है, तो ये आप समझ लेना, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वही चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। ओके, अब हम अगर टाइप ऑफ HIV की बात करें, किसकी भाई, टाइप ऑफ HIV की, ठीक है। तो टाइप ऑफ HIV में आपको दो प्रकार से देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं? HIV-1 और HIV-2, ठीक है, देख लो। टाइप ऑफ HIV में HIV-1 और HIV-2 दो टाइप्स आपको देखने को मिलता है। तो HIV-1 जो है ग्रुप M9 सब टाइप्स यहाँ पर देखा गया है, ग्रुप O, ठीक है, और HIV-2 ये स्लोअर प्रोग्रेशन है ना, वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, तो ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे, ऊपर ही हमने बता दिया था HIV-1 और 2 के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं HIV-1 और 2 के बारे में और क्या दिया है भाई इसमें, देख लो। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ओके, हाँ, तो HIV-1 एंड HIV-2 ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम रूट, है ना, ये ट्रांसमिटेड आपके सेम रूट के थ्रू होंगे। ओके, ट्रांसमिटेड थ्रू सेम रूट एसोसिएटेड विथ सिमिलर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन ना, इसके अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन सिमिलर होंगे जो कि जिस वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है वो सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है, सेम है HIV-1 और HIV-2 दोनों के लिए। मोर कॉमन वर्ल्ड वाइड होते हैं। HIV-2 जो है फाउंड वेस्ट अफ्रीका, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्ट अफ्रीका, है ना, तो ये आप याद रख लेना, वेस्ट अफ्रीका, ये आता ही आता एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, तो ये आप याद रख लेना। HIV-2 इज़ लेस ईजिली ट्रांसमिटेड, है ना, और उसके बाद HIV-2 लेस पैथोजेनिक होता है। ड्यूरेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन इज शॉर्टर होता है, ये आप याद रख लेना। HIV-1 और 2 के बारे में अंतर अगर कभी पूछे तो। अब बात कर लेते हैं फेज ऑफ HIV इन्फेक्शन के बारे में, है ना। फेज की अगर हम बात करेंगे HIV इन्फेक्शन के, फर्स्ट फेज जो है 3 फेज यहाँ पर देखेंगे, 3 to 12 वीक एक्यूट HIV सिंड्रोम, है ना, एक्यूट आप इसको बोल सकते हो, एक्यूट फेज। सोर थ्रोट, फीवर, स्किन रेसेस, मेनिंजाइटिस, हाई वेरेमिया, ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हाई वेरेमिया मतलब वायरल लोड हाई रहेगा इसमें, ठीक है। बिनाइंग अबाउट द कपल ऑफ वीक टू ए मंथ आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड कैन स्प्रेड टू अदर, वायरल लोड वेरी हाई इन द ब्लड, इस स्टेज में वायरल का लोड ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात मैंने कर दिया है, ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको इस फेज़ में देखने को मिलेगा। क्लियर है। फेज़ 1, फेज़ 2 पे जाते हैं। मिडिल क्रॉनिक फेज़ इसको बोलेंगे, है ना, 10 से 12 साल तक चलता है ये। कंपटीशन बिटवीन HIV एंड होस्ट इम्यून सिस्टम, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और हैज ए माइल्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है। मॉडरेट वेरिमिया मतलब वायरल लोड इसमें कम होगा एज कम्पेयर टू वायरल लोड जो आपको फर्स्ट फेज में देखने को मिल रहा था। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें डिसअपियर हो जाता है ना। लोअर वायरल लोड होता है बट वायरस इज स्टिल एक्टिव, लेकिन वायरस क्या रहता है, एक्टिव रहता है। आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे लाइन पूछ लिए जाते हैं, लोअर वायरल लोड बट वायरस इज स्टिल एक्टिव, कौन से फेज में देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है, या तो ये समय पूछ सकता है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैन स्टिल ट्रांसमिट, है ना, ये ट्रांसमिट कर सकता है। CD4 काउंट जो है आपको देखने को मिलेगा कम, अबाउट 500 सेल्स mm। नो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन प्रेजेंट, ठीक है, ये आप याद रखिए, एग्जाम्पल में पूछेगा। नो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन प्रेजेंट आपका सेकंड फेज है, मिडिल क्रॉनिक फेज, राइट। अगला देख लेते हैं फेज 3। फेज 3 जो है फुल ब्लॉन एड्स, है ना, जिस कंडीशन को आप बोलते हो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम, सॉरी। तो सीवियर इम्यूनो सप्रेशंस, इसमें आपको ड्रॉप जो होता है CD4 काउंट का बहुत ही ज़्यादा जो है अफेक्ट होता है इसमें, है ना। नॉर्मल काउंट आप देख सकते हैं, वायरल लोड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, वायरल लोड इसमें ज़्यादा होगा। लास्ट स्टेज की अगर हम बात करेंगे तो यही है, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा वायरस के द्वारा, पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाएगा भाई, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, फिर बचा क्या शरीर में, कोई बीमारी से लड़ने की क्षमता बची ही नहीं उसमें,
क्लियर है? तो इसमें वायरल लोड जो है बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई, कैन ट्रांसमिट ईजिली, है ना, विदाउट मेडिकेशन, सर्वाइवल टाइम ओनली ए फ्यू ईयर। मेडिकेशन अगर नहीं ले रहे हैं तो जिंदा रहने के बहुत ही कम चांसेस इसमें आपको देखने को मिलता है ना? अब एड्स की साइन देख लेंगे। मेजर साइन इसमें वेट लॉस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बॉडी वेट जो है कम हो जाएगा, क्रोनिक डायरिया होगा, प्रोलॉन्ग्ड फीवर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना, महीनों से जो है फीवर कंटिन्यू बना रहेगा। माइनर की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़े मोड़े जो है आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बाकी मेजर सिम्टम्स आपको यही देखने को मिलता है। अब जो है स्टेप ऑफ वायरल का रेप्लिकेशन, वायरल का रेप्लिकेशन होता कैसे, शॉर्ट में समझ लेते हैं, वीडियो लेंदी हो रहा है। देखो वायरल का रेप्लिकेशन जो है, जैसे मैंने वायरस का रेप्लिकेशन लेक्चर पढ़ाया हुआ है, कैसे कैसे अटैचमेंट होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया ना। अटैचमेंट एंड फ्यूजन होगा। सबसे पहले तो ये अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइजेशन करेगा, जैसे CD4 में हमने देखा ना, रिसेप्टर जहाँ पर मिलेगा वहीं पर ये जाकर के पहचानेगा कि हाँ ये मेरा होस्ट है ना, वहाँ जाकर के ये क्या करेगा, उसको उसी के साथ अटैचमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरनलाइजेशन ऑफ वायरल कोर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस हमने बता दिया, RNA से DNA बदलेगा, फिर DNA का रेप्लिकेशन होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर एक्टिवेशन एंड बडिंग होगा। लास्ट जो स्टेप है एक्टिवेशन एंड बडिंग का, और अपना नया वायरस जो है बना करके निकल जाएगा। तो इस तरीके से अपना रेप्लिकेशन करता है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें देखो जल्दी से समझ लेते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअल में, देखो ये पूरा आपका HIV का वायरस है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था रिसेप्टर आपका जो है 120 GP प्रोटीन्स जो होता है, ये स्पाइक्स हैं आपके, है ना, ये आपको CD4 में जाकर के क्या करेगा, चिपक गया, है ना। CD4 में आकर के यहाँ पर अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूज़न हो गया इसका होस्ट सेल के अंदर सॉरी। तो जब फ्यूज़न होता है तो ये सारे के सारे मटेरियल्स जो इसके अंदर थे HIV वायरस के अंदर, ये सारे के सारे बाहर आ गए ना। RNA से ये परिवर्तन होकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, अनकोटिंग होगा। अनकोटिंग का मतलब पूरा का पूरा ओपन हो गया, बाहर आ गया, बस्ट हो गया, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये जो है आपका क्या बन जाएगा, DNA बन जाएगा ना। DNA से जो है ट्रांसक्रिप्टेज वायरल RNA ये फिर बदल जाएगा। उसके बाद जितने यहाँ पर मटेरियल इसके HIV के थे, ठीक है, एक से क्या हो जाएंगे, जैसे बोल दिए कि दो हो गए भाई, अलग अलग जो है RNA के जो RNA वायरस है ना एक्चुअल में ये, तो ये सब जेनेटिक मटेरियल्स इसके तैयार हो जाएंगे, और जो भी वायरस को तैयार होने के लिए चीज़ें चाहिए वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे, और ये सब इकट्ठा होकर के जो है आपका क्या है, बडिंग ऑफ वायरस होगा, और उसके बाद ये नया एक वायरस बन करके तैयार हो जाएगा HIV का। ठीक है, तो सिंपल इसका रेप्लिकेशन इस तरीके से चलता है इसके अंदर। ठीक है, आसान है समझने के लिए। वही चीज़ें वायरस के अंदर हमने पहले भी डिटेल में समझा दी, इसलिए इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा है। सिंपल, बाकी अदर वायरस की तरह ही इसका इस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर है। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो होता है HIV के अंदर, बैक्टीरियल में माइक्रोबैक्टीरियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, बाकी इन्फेक्शन भी हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साल्मोनेलिस। वायरल में CMV, ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स, वर्सीला जूस्टर, ठीक, एप्स्टेन बार, ये सारे के सारे वायरल। माइकोटिक की अगर हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन है, ये कॉज करेंगे। पैरासाइटिक में ये सारे के सारे पैरासाइट, ये आप पढ़ लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हमारा फाइनल आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है स्पेसिफिक टेस्ट HIV इन्फेक्शन के लिए, देखो दो कंडीशन होते हैं इसमें। पहला, एंटीजन बॉडी के अंदर गया, फॉरेन पार्टिकल, है ना, उसके बाद बनता है क्या, एंटीबॉडीज़, आपका बॉडी बनाएगा एंटीबॉडीज़। तो तरीका क्या होता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस का, समझो ध्यान से। एक तो वायरस को ही पकड़ लो, है, वायरस को ही पकड़ लो सैंपल लेकर के, कि भाई वायरस को ही पहचान लिया आपने कि हाँ देख लिया। और इतना आसान नहीं होता कि HIV वायरस को आपने डायरेक्ट आइसोलेट करके और HIV वायरस को आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लिया ना, तो ये बहुत कम प्रेफर किया जाता है, रिसर्च पर्पस से अलग बात है। ठीक है, तो एक तो या तो वायरस को पकड़ लो, समझ लो भाई हाँ ये HIV है। दूसरा, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ना, ये तो एंटीजन डिटेक्ट कर लो। इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड का तो समझ लो आप, जब तक एंटीबॉडीज़ आपको दिखेंगे नहीं, एंटीबॉडीज़ बनेंगे नहीं, इन्फेक्शन तो हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है आपका जो है 3 हफ्ता या 4 हफ्ता हो गया, इन्फेक्शन हुए अगर 1 हफ्ता है तो आप ढूंढोगे, एंटीबॉडी टेस्ट करोगे, मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो एंटीजन टेस्ट करोगे तो मिल सकता है,
समझ आ रहा है? एंटीबॉडीज़ आपको बाद में मिलेंगे, जो इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है, हर एक वायरस के अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो इस बात को आप समझिएगा। तो स्पेसिफिक टेस्ट अगर HIV इन्फेक्शन की बात करेंगे, सबसे पहला एंटीजन टेस्ट है, ठीक है। तो P24 एंटीजेंस जो होते हैं, अर्लीस्ट वायरस मार्कर होता है, अपीयर हो जाता है आपके ब्लड के अंदर। एलाइजा कैन बी यूज डिटेक्शन ऑफ द एंटीजेंस, वायरस आइसोलेट। इंपॉर्टेंट टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ विंडो पीरियड, है ना, विंडो पीरियड अगर चल रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि एंटीबॉडीज आपका क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो सीरम और पेशेंट के अंदर तो आपको ये टेस्ट आप परफॉर्म करोगे तो मिल सकता है। उसके बाद वायरस का आइसोलेशन, वायरस का आइसोलेशन तो रूटीनली यूज नहीं होता है, डेंजरस होता है ये। इट कैन बी आइसोलेट फिर भी कर सकते हो CD4 लिम्फोसाइट्स और पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो एंड सीरम के अंदर। तो वायरस का आइसोलेशन करके इंपॉर्टेंट टेस्ट डायग्नोस करोगे तो विंडो पीरियड के अंदर आपको एंटीबॉडीज क्योंकि मिलेंगे नहीं, एब्सेंट होगा सीरम के पेशेंट में, तो वायरस का आइसोलेशन करोगे तो डायरेक्ट वायरस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वही बात मैंने शुरू में आपको बोल दिया। अगला है PCR, है ना, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। वायरल न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट। द टेस्ट हाईली सेंसिटिव होता है और स्पेसिफिक भी होता है। कौन सा? PCR। हम पहले भी बता चुके हैं कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन हाईली सेंसिटिव होता है क्योंकि आप डायरेक्ट DNA से के थ्रू आप उसको पकड़ रहे हो या RNA के थ्रू आप उसको पकड़ रहे हो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है आपका एंटीबॉडी डिटेक्शन। हाँ, अब आपका विंडो पीरियड हो गया, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन गए हैं, तब जा करके आप एंटीबॉडीज़ टेस्ट करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड किए जाते हैं टेक्निक। डायग्नोसिस आसान होता है, सरल होता है। इट में टेक सेवरल वीक, है ना, 2 मंथ ऑफ एंटीबॉडीज टू अपीयर। वीक लग सकते हैं, हफ्तों महीने लग सकते हैं इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। HIV इन्फेक्टेड पर्सन रिमेन नेगेटिव एंटीबॉडीज ड्यूरिंग विंडो पीरियड। अगर है विंडो पीरियड में चल रहा है तो आपको एंटीबॉडीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ये बात समझना। एंटीजन ही आप पकड़ सकते हो उसमें। When initial virus replication take place about 2 to 3 week, there are 2 types of serological test, screening and supplemental। तो स्क्रीनिंग और सप्लीमेंटल कौन कौन से टेस्ट हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका एलाइजा, है ना। एलाइजा के बारे में आपको सबको पता है, HIV1 और HIV2 दोनों आप देख सकते हो इसमें। एलाइजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, ठीक। उसके बाद रैपिड टेस्ट है जो कि कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, 30 मिनट के अंदर आपको टेस्ट परफॉर्म करके दे देता है ना। नॉट रिक्वायर्ड, एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है। द रैपिड टेस्ट होता है इंक्लूड डॉट प्लॉट, एसे, पार्टिकल्स, एग्लूटिनेशन, स्पॉट कॉम टेस्ट। मैंने ये सारे टेस्टों के बारे में प्रैक्टिकल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। कॉम टेस्ट के बारे में भी प्रैक्टिकल वीडियो डले हुए हैं, बाकी कार्ड टेस्ट के बारे में भी डले हुए हैं। आसान होते हैं, रिपोर्ट जल्दी मिल जाता है। सिंपल टेस्ट, है ना, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर जो है सिंपल टेस्ट रिक्वायर्ड, नो एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट। आगे तक चलते हैं सप्लीमेंटल टेस्ट। सप्लीमेंटल टेस्ट क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपका सप्लीमेंटल टेस्ट होता है भाई। डिटेल में हम इस पे नहीं जा रहे हैं, पूरे प्रोसेस लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है आपका सप्लीमेंटल टेस्ट, है ना। तो इतने अपना लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है HIV का कर सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या क्या आएंगे, तुक्का लगाना जिसको आप बोल सकते हो। तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो। टोटल एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कर दीजिए, WBC, क्योंकि इसी पे अटैक कर रहा है ना। तो ये डाउन हो जाएंगे, वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ख़त्म कर रहा है ना इसको। एड्स कंडीशन में आपको ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। ल्यूकोपीनिया किस कंडीशन को बोलते हैं? WBC जब आपका क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होगा WBC, है ना। लिम्फोसाइट्स काउंट लेस देन 400 पर mm। लिम्फोसाइट का तो मेन रोल है, लिम्फोसाइट पे ही अटैक कर रहा है। T लिम्फोसाइट्स सबसेट ऐसे आप कर सकते हो, CD4 काउंट कर सकते हो, T सेल रेशो देख सकते हो, है ना। ये सारे के सारे जो है लिम्फोसाइट फॉल्स बिलो 200 पर mm। ये सारे के सारे नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। इससे अंदाजा केवल लगा सकते हो कि हाँ भाई HIV हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते। कन्फर्मेटरी टेस्ट बाकी ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस कर दिए। तो ये सारे के सारे आपके लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, ठीक है। बाकी इसका ट्रीटमेंट ART है, हमने बता ही दिया था पहले, ठीक है। आप सब लोगों को पता है। अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स है या HIV है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन लीजिए, ठीक है, और सरवाइव आम इंसान की तरह कीजिए, हिम्मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। बाकी डर सबसे भयंकर चीज़ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ह्यूमन बीइंग आसानी से आप उसको ट्रीटमेंट लेकर के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं आम इंसान की तरह, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बनाया गया है और आपको
नॉलेज भी बहुत सारी चीज़ मिले हैं, जानकारी भी मिला हुआ है। तो सिंपल चीज़ है, इससे बचाव कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी इन्फेक्शन हो गया तो वो अलग चीज़ है, बाकी बचाव करना जिस कारण से हो रहा है वही बचाव है। जैसे हमने इसमें देखा है कि भाई इन्फेक्शन हो कैसे कैसे रहा है, देखा ना हमने, तो वही आपके बचाव का तरीका है कि भाई जिस माध्यम से HIV ट्रांसमिटेड हो रहा है, ये ब्लड इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्टेड ब्लड, तो ये इस बात पे ध्यान देना है। HIV का ट्रांसमिटर हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्शन इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ड्रग कोई अगर ले रहा है, भाई ड्रग्स ले रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि निडल कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, फ्रेश निडल आपको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं बचाव इसके। और बस अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार अगर आए हैं। कोई सवाल रह जाता है कमेंट्स कर दें, ताकि हम जो है आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच।